नमस्कार बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 की केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर में। चलिए आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब हमने 3 लॉज पहले पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्थ लॉ। लॉ क्या है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किसने दिया है भाई? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है गे ल्यूजेक ने। गे ल्यूजेक ने। हंसने का नहीं है, हंसने का नहीं है, नाम है उनका। अब देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, ऐसा जो वो कर रही हैं वो सिंपल रेशियो में करेंगे उसके वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम का जो होगा वो सिंपल रेशियो होगा। मतलब क्या, लिख लिए एक बार, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन gases combined or are produced, ठीक, कंबाइंड हो या प्रोड्यूस हो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो वो जो ऐसा करती हैं वो किस में करती हैं? दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। सही बात है। मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लॉ से इतना समझ में नहीं आएगा लेकिन एग्जाम्पल लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू HCl। दो मॉलिक्यूल्स के, तो इसको कम आपको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 9th-10th क्लास में आपने स्टाइशियोमेट्री कोएफिशिएंट पढ़े होंगे, स्टाइशियोमेट्री पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत कम पढ़ी होगी, तो आपको इतना अंदाजा नहीं होगा। आने वाले लेक्चर्स जो हैं उसमें आपको ठीक से और अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि स्टाइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब है 1, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये है इसका मतलब। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्या अचंभित बात बोल दी, ऐसा क्या चमत्कारी बात बोल दी है, वो देखिए। इन्होंने क्या बोला कि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से कंबाइन करके इसका 2 वॉल्यूम बना देता है। किसी ने बोला इसमें क्या क्या बड़ी बात है भाई, कौन सा ऐसा अनोखी बात बोल दी कि भाई 1 वॉल्यूम इससे कंबाइन करके इसका 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बना देना। मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक हमें ये पता था कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल से कंबाइन करके इसका 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ये बात पता थी। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि अगर इसका 1 मिलीलीटर है, इसके 1 मिलीलीटर से कंबाइन कर रहा है तो इसका 2 मिलीलीटर बना देगा। ये वाकई बहुत बड़ी चीज बता दी इन्होंने। ये बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन खूबसूरत लॉ है कि आपको अब वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम सिंपल उसमें कंबाइन करते हैं। अच्छा, ये चीज जो है ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए है। आप मासेस में अगर आप ये चाहेंगे कि इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 2 ग्राम बनाता है, तो यहां आपने गलती कर दी। ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए है, और वो भी किसकी? गैसियस वॉल्यूम के लिए। जैसे अब यहां पे 1 लीटर ले लिया जाए, इसका 1 लीटर कंबाइन करेगा और इसका 2 लीटर फॉर्म कर देगा। लॉ का फायदा क्या है? जैसे मैंने कह दिया कि 10 लीटर इसका, 10 लीटर इसका, बताइए HCl कितना फॉर्म हो रहा है? HCl गैस जो है वो कितनी फॉर्म हो रही है? यानी कि 10 लीटर इसका कंबाइन करके ये कितना बना रहा है? तो कितना बना रहा है? 20 लीटर। कैसे पता चला? इस लॉ की वजह से पता चला। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। वो कौन सा है? 5th लॉ है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। उसके बारे में बात करते हैं। इसको जल्दी से लिखिए, नोट करिए, समझ में नहीं आया हो वीडियो फिर से देखिए, समझिए और इसको नोट करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एवोगैड्रो लॉ की।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सारे लॉज में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा लॉ जो है ये है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा बाकी बुरे हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुझे ये लॉ लगता है। क्यों है ये समझिए। इन्होंने कहा, इन्होंने जो बात कह दी किसने है? एवोगैड्रो लॉ ने दी। एवोगैड्रो लॉ एवोगैड्रो साहब ने दिया था। इन्होंने क्या कहा है? एट सेम टेम्परेचर and pressure, at same temperature and pressure, equal volumes of gases contain equal number of molecules, क्या खास बात है? अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। इन्होंने ये कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर मैं सेम कर दूं तो अगर वॉल्यूम अगर मैं सेम ले रहा हूं तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है देखिए। अगर एग्जाम्पल देंगे, देखिए ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये दूसरा सिलेंडर ले लिया और ये तीसरा सिलेंडर ले लिया। इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर है। सही है। पहले में मैंने O2 रख दी, दूसरे में N2, तीसरे में H2। लेकिन यहां एक कंडीशन है क्या कि एट 273 केल्विन पे, यानी कि सबका टेम्परेचर सेम है और सबका प्रेशर भी सेम है, यानी कि 1 बार प्रेशर पे मैंने ये सारा सिलेंडर रख दिया। ये सिलेंडर के शेप में नहीं है, एज्यूम कर लिए सिलेंडर है, ठीक है। तो ये अब क्या है, अगर मुझे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम है, जैसे लेट्स से कि अगर मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट सिलेंडर में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मेरा निकला कि मान लिए लेट्स से कि 6.0 22 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकला, ठीक है। तो मुझे इनका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इतना ही होगा, सेम होगा। कितना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बराबर किसके होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर देता हूं और वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अच्छा, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। यहां पे बस बात उल्टी कर दी, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा। जस्ट अपोजिट कि यहां 1 मॉलिक्यूल था तो 1 मिलीलीटर, यहां 1 मॉलिक्यूल था 1 मिलीलीटर, दोनों मिलकर 2 मिलीलीटर फॉर्म कर रहे थे। यानी कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, ठीक है। जल्दी से आप नोट करिए, इसके बाद बात करेंगे क्या? एवरेज एटॉमिक मास की। जल्दी नोट करिए, एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि भाई एटॉमिक मास इसका क्या है? एवरेज है। क्यों निकाल रहे हैं एवरेज? तो पहली बात किसके लिए निकालते हैं ये समझिए। फॉर आइसोटोप्स, कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप्स के लिए ये निकाला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहां पर जिन्हें यही नहीं पता होगा कि आइसोटोप्स क्या होता है। वैसे तो देखिए डिटेल्ड में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि केमिस्ट्री के क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में ये सब बताएंगे, लेकिन अभी क्या है, जरूरत पड़ रही है तो अभी जान लीजिए क्या होता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? द एटम या दोज एटम्स विच हैज सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass।
मतलब तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अपना क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये भी 17, एटॉमिक मास कितना, इसका 35 है, इसका 37 है। ठीक है, तो जब मुझसे कोई पूछे कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो मैं क्या बताऊं कि 35 कि 37, या मनगढ़ंत बोल दूं कि 37 होगा, या बोल दूं कि 35 होगा। तो कैसे पता करें कि क्या होगा, तो इसका तरीका है वही, जैसे क्वेश्चन है आपका, इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्लोरीन है 35 वाला, जिसका एटॉमिक मास 35 है, वो कितना है आपका 75% है। ठीक है, दूसरा आपका एटम है जिसका एटॉमिक मास 37 है, इसकी जो परसेंटेज है, यानी कि जो एबंडेंस है, जो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो 25% करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, किसका, क्लोरीन का, ऑफ क्लोरीन, क्या होगा। तो इसके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, क्या है इधर देखिए, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन किस तरीके का, ये पहले टाइप का क्या, जिसमें आपका जो एटम है, जिसको मास जिसका है वो परसेंटेज में हो। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या है, मास इन परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि M1 पहला मास जो आइसोटोप का है, वो पहले आइसोटोप का मास इंटू उसकी परसेंटेज P1 प्लस दूसरे आइसोटोप का मास इंटू उसकी परसेंटेज P2। ठीक है, प्लस इसी तरीके से जितने भी हो अपॉन P1 प्लस P2 प्लस इसी तरीके से। अब अगर ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए भाई, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास किसका, ऑफ क्लोरीन, क्या होगा भाई, क्या है यहां पे 35 वाला जो है, जिसका एटॉमिक मास 35 है, वो 75% में एग्जिस्ट करता है, जिसका 37 है वो 25% में। तो यहाँ पे 35 और 75। ठीक है, तो मास पहला क्या हो गया 35 इंटू 75 प्लस दूसरा कितना एटॉमिक मास 37 उसकी परसेंटेज कितनी है 25, अपॉन में क्या करेंगे सारी परसेंटेज ऐड, 75 प्लस 25। ठीक है, अब सीधा सीधा मैथ से, बहुत सिंपल सी मैथ से, 35 इंटू 75, 5 5 जो 25, 2 7 5 जो 35 प्लस 2 37, 15 1 21 2 2 2 5 7 5 12 1 2 3 6 2 6 2 5। ठीक है, तो ये हो गया 2625 प्लस अब इसका मल्टीप्लीकेशन 37 इंटू 25। ये आप लोग खुद करिए तो बेहतर है, मैं इससे मेरा कैलकुलेशन अच्छा हो जा रहा है, आप अपना कैलकुलेशन करिए, उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 18, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 3 6 7, 5 12 7 1 2 9 2 5 प्लस 925 अपॉन में क्या है 100, दोनों को ऐड कर दिए 2625 529 5 5 10 2 2 4 5 9 6 15 1 कैरी 3 5, तो आपका आ गया 3550 बाई 100। अगर 100 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 35.5 U, ये आपका क्या आ गया
एवरेज एटॉमिक मास आ गया क्लोरीन का। ये आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज में आपको मास दे रखा होगा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, जल्दी से नोट करें। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई क्या डुन करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूँ, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग, अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। देखिए अब टाइप सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, जिसमें मास जो होता है आइसोटोप्स का वो किस में एग्जिस्ट करता है, फ्रैक्शन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है कि मासेस जो हैं, जैसे कि m1, उसके फ्रैक्शन जो हो f1 उससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अगर m2 भी एग्जिस्ट करता तो उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी तरीके से करते रहिए। m1, m2, m3, ये सब क्या है, ये मासेस हैं किसके, ऑफ डिफरेंट एटम्स या ऑफ आइसोटोप्स। F1, F2, F3 ये सब क्या है, ये आपके फ्रैक्शंस हैं। अच्छा कंफ्यूज मत हो जाइए, मैंने यहां तक 3 तक ले लिया, आप चाहें तो यहाँ M3 प्लस F3 भी लिख सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि M4, F4, M5, F5 आगे हम इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन, जैसे पहला इसमें टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। कोई एलिमेंट है X, ठीक है, उसका एटॉमिक मास है 199, तो ये 0.9 फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। इसी का दूसरा एटम है जो कितने में एग्जिस्ट करता है, वही 200 में। तो इसका कितना परसेंटेज है, इसका कितना फ्रैक्शन है, 0.08। और लास्ट में हमारा X20202 है, जिसका एटॉमिक मास 202 है, ये एग्जिस्ट करता है 0.02 फॉर्म में। तो क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एटॉमिक मास किसका, ऑफ X। तो देखिए भाई फॉर्मूला तो बता दिया, निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला बता दिया तो निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए भाई एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से होगा, किसका है भाई, ऑफ X। यहां पे 199 जो है उसका फ्रैक्शन कितना है, 0.9। तो 199 इंटू 0.9 प्लस 200 इंटू 0.08
प्लस 202 इंटू 0.02। इसका सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका वही कैलकुलेशन करेंगे तो इसका लगभग आएगा 199.14 U। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है जो आपके 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जैसे आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स है, तो अब बताइए गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा। जैसे हम लोग 7th 8th क्लास में निकालते थे, बस सेम उसी तरीके से है परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे? इसमें क्या है, इसमें किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज की बात कर लेते हैं या सारे के सारे एलिमेंट के परसेंटेज की बात कर लेते हैं कंपाउंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ये देख लिए फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है। जैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, कौन से का? ए का। तो क्या करेंगे, जो कंपाउंड में एलिमेंट ए है उसका मास ऑफ एलिमेंट ए अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सही है। अभी हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी एक एग्जांपल देंगे उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। क्वेश्चन ये है कि CaCO3 में बताइए कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कैल्शियम का निकालते हैं। तो कैल्शियम का क्या? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। क्या करेंगे? मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इंटू 100। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40। यहाँ पे एटॉमिक मास देखते हैं, तो एटॉमिक मास कितना है? 40 अपॉन मोलर मास। अगर इसकी बात करेंगे तो मोलर मास कैसे निकलेगा? हमने अभी सीख चुके हैं कैसे। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 52, 52 प्लस 16 3 48, इट कम्स आउट टू बी 100 U। 100 से डिवाइड कर दिए, इंटू 100 कर दिए। सही है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 40%। कैल्शियम का निकल गया। दूसरा परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास कितना होता है? 12। टोटल मास कितना है? 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 12%। सही है, सिंपल है। थर्ड वाला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई? आपका ऑक्सीजन है कितना? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो एक का मास 16 है, तो 3 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 48%। सही है। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज कंपोजिशन बता दिया कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। एक क्वेश्चन और, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। अब क्या बात है कि अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। किसमें? इसका निकालिए, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसमें? इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, इसमें निकालना है। निकाल के देखिए, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए। परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले कार्बन की बात होगी, तो क्या करेंगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। सही है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेते हैं। यहां पे क्या है? मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या आएगा भाई? मोलर मास ऑफ कंपाउंड
देखिए भाई 6 कार्बन के एटम है, 6 इंटू 12 प्लस वो कितने हैं 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 6 6 1 96। ठीक है, अब टोटल कर दिए इसका तो ये आएगा 180। ठीक है, अब आगे देखिए भाई इसका मोलर मास कितना निकल आया 180। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे कैसे, मास कितना है कार्बन का 12 इंटू 6 72 अपॉन 180 इंटू 100, तो 12 6 जा 72, या फिर इसे ऐसी रहने दिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 3 टाइम्स और 3 से 4 टाइम आ गया कितना निकल के 4 इंटू 10 40% क्या है कार्बन का कंपोजिशन है उसमें। दूसरा एलिमेंट क्या अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का देखिए ये तो लिख चुके होंगे, इसको रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई हाइड्रोजन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होगा 12 एटम है, एक का मास 1 अपॉन 180 इंटू 100। सही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम्स 6 से 3 टाइम्स 10 टू 20 अपॉन 3 इससे डिवाइड करेंगे तो 6.67%। सही है, तो हाइड्रोजन का भी निकलेगा। थर्ड देखिए अब लास्ट वाला, थर्ड क्या है वही अब निकालना ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 6 मॉलिक्यूल है, 16 उसका एटॉमिक मास है, 180 इंटू 100। सही है, किसी को समस्या नहीं होगी इस बात में। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 6 से 3 टाइम्स कर दिए, 160/3। सही है, 160 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 15 5 जा 5 टाइम्स 10 3 से 53.33% लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन कवर हो गया। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।